हेलो लर्नर्स, वेलकम टू यूपीएससी अनस्टॉपेबल्स। इंडियन लिटरेचर की इस सीरीज में हम यहाँ बुद्धिस्ट लिटरेचर कवर कर रहे हैं, जिसमें हमने लास्ट सेशन में विनय पीटक पे चर्चा की। आज का हमारा डिस्कशन होगा सुत्त पीटक और अभिधम्म पीटक के बारे में। लास्ट सेशन में हमने त्रिपीटक क्या होता है उसके ऊपर भी डिस्कशन किया। इस शब्द को यहाँ पे समझा कैसे त्रि का मतलब है तीन और पीटक का मतलब बास्केट है, और कैसे ये त्रिपीटक पाली भाषा के कैनोनिकल टेक्स्ट जो हैं ये सिंबॉलिकली गौतम बुद्ध की टीचिंग्स के कंपाइलेशन को दर्शाते हैं। त्रिपीटक में तीन पीटक आते हैं, पहले विनय पीटक, फिर सुत्त पीटक और फिर अभिधम्म पीटक। लास्ट एपिसोड में हमने विनय पीटक को डिटेल में कवर किया, कैसे विनय पीटक का कंपाइलेशन फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल में हुआ है और कैसे विनय पीटक में जो भी मोनेस्टिक लाइफ है, जो भी संघ सिस्टम है, उसमें जो रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो किए जाने चाहिए उसकी जानकारी मौजूद है। आज के सेशन में, आज के एपिसोड में हम बात करेंगे सुत्त पीटक और अभिधम्म पीटक के बारे में। इन शब्दों का क्या मतलब है उसको देखेंगे और उसी के आधार पर इनको समझने की भी कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले सुत्त, जैसे मैंने कहा सुत्त पाली शब्द है। ये जितने भी पीटक्स हैं ये पाली भाषा में हैं, ये कलेक्टिवली पाली कैनन्स भी कहलाते हैं। तो सुत्त एक पाली शब्द है जिसका मतलब सूत्र होता है, जिसका मतलब फॉर्मूला होता है, यानी इसके अंदर गौतम बुद्ध की टीचिंग्स हैं। अभिधम्म, यहाँ पे धम्म शब्द फिर से एक पाली शब्द है जिसका मतलब धर्म होता है, और धर्म का मतलब है ड्यूटीज। अभी मतलब हायर ड्यूटीज, हायर टीचिंग्स। तो गौतम बुद्ध की हायर लेवल की जो टीचिंग्स है वो अभिधम्म पीटक में मौजूद है। सुत्त पीटक फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल में कंपाइल हुआ, अभिधम्म पीटक थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल में कंपाइल हुआ। लेकिन सुन के थोड़ा मजा नहीं आ रहा है, दोनों में ही जब टीचिंग्स हैं गौतम बुद्ध की, तो इन्हें अलग अलग पार्ट्स में क्यों रखा गया? सुत्त पीटक में भी टीचिंग्स हैं, अभिधम्म पीटक में भी टीचिंग्स हैं, तो इनके बीच के डिफरेंस को कैसे समझा जाए? एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। आप यहाँ पे देखेंगे, मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ कहीं पर बैठे हैं, आप खाना खा रहे हैं, भोजन कर रहे हैं, लंच कर रहे हैं, और आपने देखा कि जो सब्जी आप खा रहे हैं उसके अंदर थोड़ी सी नमक की कमी लग रही है आपको, और आपने यहाँ पर किसी को बुलाया और कहा कि इसमें NaCl की कमी है। आपने क्या बोला? आपने बोला कि इसमें NaCl की कमी है। NaCl मतलब सोडियम क्लोराइड, मतलब कॉमन सॉल्ट। एक प्रकार से आप नमक ही मांग रहे हैं। अगर वो व्यक्ति केमिस्ट्री की थोड़ी जानकारी रखता होगा तो वो समझ जाएगा कि आप नमक मांग रहे हैं। लेकिन अगर वो व्यक्ति नहीं रखता है वो जानकारी, तो उसे लगेगा कि यार ये क्या नया मसाला मांग रहा है ये व्यक्ति। तो बेसिकली पॉइंट ये है कि NaCl समझने के लिए आपको थोड़ा हायर लेवल का ज्ञान होना चाहिए, थोड़ा साइंस में, केमिस्ट्री में, तब आप इसे समझ पाएंगे। लेकिन अगर मैं सिंपल भाषा में कहूँ नमक चाहिए, तो कोई भी नमक लाके आपको दे देगा। ऐसा ही सुत्त पीटक के साथ भी है। सुत्त पीटक में जो टीचिंग्स है वो बहुत सिंपल भाषा में है, और ये जो टीचिंग्स है ये हर किसी को समझ आती हैं। लेमैन की भाषा में है ये टीचिंग्स, हर कोई इसे रेफर कर सकता है। कथा कहानियों की मदद से गौतम बुद्ध की जो भी टीचिंग्स थी उनको समझाया गया है। जबकि अभिधम्म पीटक NaCl है। जहां सुत्त पीटक कॉमन सॉल्ट है, सुत्त पीटक नमक है, वहीं अभिधम्म पीटक NaCl है। जहां सुत्त पीटक पानी है वहां अभिधम्म पीटक H2O है। तो अभिधम्म पीटक में भी गौतम बुद्ध की टीचिंग्स हैं, लेकिन वो हायर लेवल की टीचिंग्स हैं, वो यहाँ पे हर किसी को नहीं समझ आएंगे, राइट? तो ये एक पॉइंट यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। अभिधम्म पीटक की टीचिंग्स को समझने के लिए आपको बहुत डीप डाइव करना पड़ेगा बुद्धिस्ट फिलॉसफी में। ये टीचिंग्स बहुत ही साइकोलॉजिकल टीचिंग्स हैं, आम लोगों की बस की बात नहीं है उन्हें समझना। अभिधम्म पीटक में जो शब्द हैं वो बहुत कॉम्प्लेक्स हैं। अनिच्छ, अनत्त, ये शब्द आप देखेंगे
अनिच्छा मतलब कंसेप्ट ऑफ इम्परमानेंस, दैट नथिंग इज परमानेंट, कोई चीज परमानेंट नहीं है। अनंत, इसका मतलब होता है देयर इज नो कंसेप्ट ऑफ सोल। जैसे हिंदू फिलॉसफी में सोल जो है उसको परमानेंट माना गया है, आत्मा को परमानेंट माना गया है, वैसे ही बुद्धिस्ट फिलॉसफी में अनंत कहा गया है कि आत्मा जैसी परमानेंट चीज की कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। तो ये हायर टीचिंग्स है, हायर लेवल की टीचिंग्स, राइट। तो ये अंतर है सुत्त पीटक और अभिधम्म पीटक में। सुत्त पीटक जहां हर कोई समझ सकता है, कोई भी व्यक्ति जो बुद्धिस्ट फिलॉसफी को जानना चाहता है वो सुत्त पीटक को स्टडी कर सकता है। लेकिन और डीप स्टडी अगर करनी है आपको, और हायर लेवल की कॉम्प्लेक्स ज्ञान को समझना है आपको बुद्धिज्म के अंदर, तब आप अभिधम्म पीटक को उठा सकते हैं, उसे स्टडी कर सकते हैं। तो आई होप ये डिफरेंस आपको क्लियर हुआ होगा। अब बात करते हैं सुत्त पीटक के फर्दर क्लासिफिकेशन की। सुत्त पीटक जो है उसको फर्दर निकायज में बांटा जा सकता है, और यहाँ पे जो आप निकाय शब्द देख रहे हैं इसका मतलब होता है वॉल्यूम, इसका मतलब होता है पार्ट, इसका मतलब होता है डिवीजन। यानी कि सुत्त पीटक के फर्दर 5 डिविजन्स हैं। इसमें दीर्घ निकाय आता है, मध्यम निकाय है, संयुक्त निकाय है, अंगुत्तरा निकाय है और खुद्दक निकाय है। यहाँ जो भी शब्द आप देख रहे हैं सारे पाली भाषा के ही शब्द हैं, और इन पाली भाषा के शब्दों का अपना मीनिंग है, उस मीनिंग को भी हम समझते हैं। दीर्घ निकाय, दीघ, दीघ ये जो शब्द है ये एक पाली शब्द है जिसका मतलब होता है लॉन्ग। यानी गौतम बुद्ध के वो डिस्कोर्सेस, वो टीचिंग्स जो काफी लेंथी हैं, काफी लॉन्ग हैं, उनको दीर्घ निकाय के अंदर रखा गया है, इस पर्टिकुलर डिवीजन के अंदर उनको कंपाइल किया गया है। फिर आता है मध्यम। ये मध्यम शब्द जो है वो काफी बार रिपीट होता है बुद्धिस्ट फिलॉसफी में। मध्यम का मतलब मिडल भी होता है, मध्यम मार्ग मतलब मिडल पाथ, बैलेंस लाइफ फॉलो करना। यहाँ पे मध्यम मतलब क्या, मिडल से ही मिलता जुलता मीडियम। यानी निकाय, यानी मध्यम निकाय के अंदर गौतम बुद्ध की वो टीचिंग्स हैं जो मीडियम साइज की है, बहुत लेंथी नहीं है, मीडियम साइज की टीचिंग्स, उनको मध्यम निकाय के अंदर कंपाइल किया गया है। तो पहली 2 जो टीचिंग्स हैं वो डिस्कोर्सेस की लेंथ पर आधारित है। जैसे आप भी स्कूल कॉलेजेस में देखते हैं राइट, कि ये जो चैप्टर है इस चैप्टर को कंप्लीट करने में 10 सेशन लगेंगे, या इस चैप्टर को कंप्लीट करने में 5 सेशन लगेंगे। ऐसे ही गौतम बुद्ध की टीचिंग्स के डिस्कोर्सेस हैं जो कुछ ऐसे हैं जो लॉन्ग है और कुछ ऐसे हैं जो मीडियम साइज के हैं। तो उस हिसाब से उन्हें दीर्घ और मध्यम निकाय के अंदर कंपाइल किया गया है, रखा गया है। अगला आता है संयुक्त निकाय। संयुक्त निकाय एक ऐसा डिवीजन है जिसमें गौतम बुद्ध की टीचिंग्स को सब्जेक्ट वाइज कैटेगराइज किया गया है। संयुक्त सब्जेक्ट वाइज कैटेगराइजेशन। जैसे जब आप संयुक्त निकाय ओपन करते हैं तो आपको मान लीजिए पहला चैप्टर जो है वो हैप्पीनेस पे मिलेगा, तो उससे जुड़ी हुई सारी टीचिंग्स गौतम बुद्ध की एक ही बार में आपको मिल जाएगी उस पर्टिकुलर चैप्टर में। फिर अगला जो चैप्टर है वो दुख पे मिलेगा, उससे जुड़ी हुई सारी टीचिंग्स एक ही बार में आपको मिल जाती है। यानी सब्जेक्ट वाइज यहाँ पे टॉपिक्स को प्रॉपरली संयुक्त निकाय के अंदर कंपाइल किया गया है, टॉपिक वाइज, उन टॉपिक्स की लेंथ के आधार पर नहीं। ओके, मीडियम है, लॉन्ग डिस्कोर्सेज, ये नहीं, टॉपिक वाइज यहाँ पे सब्जेक्ट्स को, टॉपिक्स को रखा गया है संयुक्त निकाय के अंदर। फिर आता है अंगुत्तरा निकाय। अंगुत्तरा, ये जो शब्द आप यहाँ पर देख रहे हैं इसका मतलब नंबर है, नंबर, यहाँ पे संख्या। तो जब आप गौतम बुद्ध की टीचिंग्स पढ़ेंगे तो उसमें आपको देखने को मिलेगा बहुत सारे ऐसी टीचिंग्स हैं जिसमें संख्या है, नंबर है। जैसे अगर आपसे कोई पूछे कितने नोबल ट्रुथ्स हैं बुद्धिस्ट फिलॉसफी में, तो आप कहेंगे 4 नोबल ट्रुथ्स हैं, राइट। दुख है, इसके बाद डिजायर है, तृष्णा है, उसके बाद नियोग है, और आपका जो अष्टांगी का मार्ग है, तो 4 नोबल ट्रुथ। इसी तरह से आपसे कोई कहे कि कितने नोबल पाथ हैं जो गौतम बुद्ध ने बताए हैं, तो 8। अष्टांगी का मार्ग 8
अंग वाला मार्ग, राइट। तो ऐसे बहुत सारी टीचिंग्स हैं गौतम बुद्ध की जिसमें नंबर आते हैं। ओके, अंगुत्तरा निकाय में वो सारी टीचिंग्स मौजूद हैं नंबर वाइज। गौतम बुद्ध की वो टीचिंग्स जिसमें एक ही वर्ड आता हो, गौतम बुद्ध की वो टीचिंग्स जिसमें 2 वर्ड्स आते हो, या फिर 2 इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स आपको देखने को मिले, 3, 4 ऐसे करके अंगुत्तरा निकाय के अंदर संख्या से जुड़ी हुई जो टीचिंग्स हैं वो इसमें मौजूद हैं। आखिर में आता है खुद्दक निकाय। खुद्दक निकाय में बहुत सारी कथाएं हैं। खुद्दक निकाय के अंदर एक डिवीजन है जिसको हम जातक कहते हैं। और जातक क्या होता है? जातक बेसिकली गौतम बुद्ध से जुड़ी हुई, उनकी प्रीवियस लाइफ से जुड़ी हुई कथाएं हैं। अगर हम बुद्धिज्म की ओरिजिनल फिलॉसफी को देखें तो उसमें यहाँ पे प्रीवियस लाइफ्स और इन सब से जुड़ी हुई कोई जानकारी नहीं मिलेगी, लेकिन समय के साथ साथ यहाँ पर बुद्धिज्म पे जब दूसरी फिलॉसफीज का असर पड़ने लगा तो आप देखेंगे कि बुद्धिज्म में भी अवतार का कंसेप्ट आ गया, पुनः जन्म का कंसेप्ट है, प्रीवियस लाइफ्स का कंसेप्ट है। तो बुद्धिस्ट ट्रेडिशन में ये माना जाने लगा और माना भी जाता है कि ये जो लाइफ थी गौतम बुद्ध की, ये लास्ट लाइफ थी एज अ सिद्धार्थ, एज बुद्ध। लेकिन उससे पहले इस लाइफ में तो उन्होंने निर्वाण प्राप्त किया, वो यहाँ पे बर्थ और डेथ की जो साइकिल है उससे फ्री हो गए। लेकिन इससे पहले भी उनके बहुत सारे जन्म हुए हैं और वो जो जन्म है उन्हीं से जुड़ी हुई जो कहानियां हैं वो जातक कहलाती हैं। कहीं पर उनका जन्म कछुए के रूप में हुआ है, कहीं पर मृग के रूप में हुआ है, कहीं पर किसी राजा के रूप में हुआ है। तो इस तरीके से आपको बहुत सारी स्टोरीज उनकी प्रीवियस लाइफ से जुड़ी हुई देखने को मिलेंगी और उन प्रीवियस लाइफ की स्टोरीज में भी कुछ ना कुछ मॉरल होता है, यानी कहानी के जरिए भी यहाँ पे गौतम बुद्ध की टीचिंग्स को ही कन्वे किया गया है। इसीलिए ये जातक कथाएं सुत्त पीटक का पार्ट है, सुत्त पीटक के खुद्दक निकाय का हिस्सा है। ये है आपके सुत्त पीटक, ये आपके 5 डिविजन्स हैं। और इसी के साथ हमारे बुद्धिस्ट कैनोनिकल टेक्स्ट के ऊपर डिस्कशन पूरा होता है। आज के इस सेशन को एंड करने से पहले मैं आपको यहाँ पर एक इंसाइटफुल जानकारी देती हूँ। आप स्क्रीन पर यहाँ पर कुछ लाइंस देख पा रहे होंगे, डैश देख सकते हैं आप यहाँ पे, जैसे ए के ऊपर ये डैश लगाया हुआ है, या फिर यहाँ पे एम के नीचे ये बिंदु है, डॉट है, एन के ऊपर डॉट है। ये क्या होते हैं? ये डायक्रिटिकल मार्क्स होते हैं। जब आप एक स्क्रिप्ट से दूसरी स्क्रिप्ट में ट्रांसलेशन करते हो तो आपको यहाँ पर इनकी जरूरत पड़ती है। जब आप देवनागरी में लिखे जाने वाले जो शब्द होते हैं, जैसे हिंदी के वर्ड्स हैं, संस्कृत के वर्ड्स हैं, वो देवनागरी स्क्रिप्ट में लिखते हैं। तो देवनागरी स्क्रिप्ट की बजाय जब आप इंग्लिश भाषा वाली जो स्क्रिप्ट है, जो रोमन स्क्रिप्ट है, उसमें जब कोई चीज लिखते हो तो आपको इनकी जरूरत पड़ती है। कैसे? जैसे अगर मैं देवनागरी स्क्रिप्ट की बात करूं तो देवनागरी स्क्रिप्ट में अ साउंड के लिए भी एक सिंबल है और आ साउंड के लिए भी एक अलग सिंबल है, लेकिन रोमन स्क्रिप्ट ABCD वाली जो स्क्रिप्ट है उसमें ऐसा नहीं है। तो अब उसमें अगर मुझे हिंदी के शब्द लिखने हैं या फिर संस्कृत के वर्ड्स लिखने हैं तो मुझे इन डायक्रिटिकल मार्क्स की जरूरत पड़ेगी। तो जब आप ए लिखते हो सिर्फ तो इसका साउंड होता है अ, लेकिन जब आप ए के ऊपर ये डैश लगा देते हो तो इसका साउंड आ ऐसे बन जाता है। तो ये है निकाय। आप देख रहे हैं यहाँ पे वाई के आगे जो ए है वो अ साउंड कर रहा है और ये जो ए है जिसके ऊपर डैश लगा है वो आ साउंड कर रहा है। तो दीज आर डायक्रिटिकल मार्क्स। और इसी के साथ आज का एपिसोड खत्म होता है। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया, टॉपिक समझ आया, तो ज़रूर इसे लाइक करें और बाकी के अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें। UPSC अनस्टॉपेबल्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।